प्रातः वंदनीय महाशक्ति महाभारती इस विद्यालय के प्रबंधकारिणी समिति के माननीय सदस्यगण, अधिकारी वृंद, आचार्य बंधु, भगिनी एवं अभिभावक, रात में प्रधानाचार्य जी का फोन गया था, कल अभिभावक सम्मेलन है, आप आते तो अच्छा रहता। भवनाथपुर नगरी मेरी कमजोरी है। मैं अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद अगर कहा जाए कि व्यवहारिक जीवन में पैर रखना, तो भवनाथपुर नगरी में ही पैर रखा था। जब मैं आया तो आने के बाद इस कक्ष में आया तो देखा कि वही कक्ष है जो 1992 में था। और जब मैं पुराने लोगों को खोज रहा हूँ तो अभी एक श्री राम जी बैठे हुए थे, उससे बहुत पहले से राम इकबाल आचार्य जी हैं, और हम सबों के उस समय भी हमारे अभिभावक थे आदरणीय सीताराम पाठक जी, और अभी भी अभिभावक के रूप में हैं। बहुत लंबा समय हो गया है। मैं तो आया था कि सुनूंगा कि विद्यालय भैया वरुण अभिभावकों के नज़रों में कहाँ तक पहुँचा है, सुनने की इच्छा से मैं आया था। और एक आप सबका दर्शन हो जाए एक बार, सभी आचार्यों का, प्रबंधकारिणी समिति का, और बहुत दिन से छूटा हुआ था भवनाथपुर के अभिभावकों का दर्शन नहीं हो पाया था। आज ये सौभाग्य मिला कि आप सबों का दर्शन हुआ है। जब मैं यहाँ आया था ना, उस समय विद्या मंदिर पर जो छठा क्लास से 10वीं तक था, उसमें 25 से 38 विद्यार्थी थे। 10वीं कक्षा उस समय था, 10वीं कक्षा में 5 विद्यार्थी थे। पता नहीं अभी क्या स्थिति है। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, मैं बातचीत करता हूँ। उस समय सरिया, घाघरा वहाँ के विद्यार्थी आते थे, कोई साधन नहीं था। तो हम लोगों ने बांटा था विद्यार्थी को, मेरे जी में कौन विद्यार्थी, आपके जी में कौन विद्यार्थी। उस समय यहाँ हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजमुनि सिंह जी हुआ करते थे। जो पुराने लोग हैं राजमुनि जी को जानते होंगे। रात में उनके घर में लोग 10 बजे तक बैठते थे। क्या पढ़ रहे हो? अभिभावकों से अनेक प्रकार के सुझाव मिलते थे। जब हम लोग रात में कभी 10 बजे 11 बजे रात में लौटते तो CISF वाले रुकते थे, कहाँ जा रहे हैं, कौन है। जब उनको पता चलता कि शिशु मंदिर के आचार्य है तो वो लेके जाइए। यानी उन 25-30 विद्यार्थियों से विद्यालय प्रारंभ हुआ होगा जो उस समय पहुंचे थे। जिन लोगों ने विद्यालय प्रारंभ किया होगा उस साधना की है। वो साधना केवल आचार्यों का नहीं है, समिति का नहीं है, भैया महंतों के अभिभावकों का भी है। अभी प्रधानाचार्य जी विद्यालय के बारे में रख रहे थे। 1952 में विद्यालय प्रारंभ हुआ था। आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? उस समय भी अनेक विद्यालय होंगे, 1952 से पहले भी अनेक विद्यालय होंगे। 1952 की ही घटना है। गोरखपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, अभी तो गोरखपुर बहुत प्रसिद्ध है। उस समय भी था वहाँ एक RSS के प्रचारक थे। पता नहीं अभी तो शाखा लगती हो गई है, उस समय शाखा लगती थी। तो शाखा में लोग जमा होते हो, खेलते हैं। खेलने के बाद एक चाय पीने की परंपरा है। किसी अभिभावक के घर में चाय पीने गए थे वहाँ। उस अभिभावक के जो विद्यार्थी था छोटा, अभी से छोटे छोटे बहनें यहाँ नृत्य दिखा रही थी, तो उनके पास आया। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम अपने बच्चे के बारे में किसी को बताते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि
हमारा सबसे प्रिय कोई है तो हमारा संतान है, और हम अपने सबसे प्रिय वस्तु को, प्रिय संतान को आचार्यों के पास भेजते हैं। उन अभिभावक ने भी परिचय कराया कि मेरा बेटा है और शहर का जो सबसे अच्छा विद्यालय है, अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, वहाँ मैं इसको पढ़ाता हूँ और मेरा बेटा बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है। स्वाभाविक है कि माँ पिताजी को अच्छा लगता है जब बेटा अंग्रेजी में, बेटी अंग्रेजी में बात करे तो सबकी इच्छा होती है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम बताने के बाद छोटा बालक इसे बैठा है अपना नाम बताता है। फिर उन्होंने पूछा डू यू नो कृष्ण, क्या तुम कृष्ण को जानते हो? विद्यार्थी बोलता कि यस आई नो हिम, ही वॉज थीफ, ही वॉज कनिंग एंड रस्कल। अब जो लोग चाय पीने गए थे उनको लगा क्या भगवान कृष्ण चोर हैं? तो बताया ही वॉज थीफ, वह चोर है, वह दुष्ट है, वह रसिक है, लड़कियों के पीछे दौड़ता है। उस छोटे से बालक ने वहां बैठे हुए लोगों को बताया। अब हम सभी बैठे हुए हैं, तो कल्पना कीजिए क्या भगवान कृष्ण चोर हैं? भगवान कृष्ण रसिक हैं कि लड़कियों के पीछे दौड़ते हैं? भगवान कृष्ण दुष्ट है? लेकिन हमारे बालकों के मन में क्या भरा जा रहा है? उसी समय उन दो तीन लोगों के मन में वहां पर थे नानाजी देशमुख, यहाँ बैठे हुए बहुत लोग उनका नाम सुने होंगे, नानाजी देशमुख, कृष्णचंद्र गांधी जी। हाँ, इस विद्यालय में उनका तस्वीर नहीं है, तो अच्छा नहीं, कृष्णचंद्र गांधी जी नहीं है, वे जिला प्रचारक थे और नानाजी देशमुख विभाग प्रचारक थे। अब उनके मन में आया हमारे बालक कैसे ही बनेंगे, इस देश का निर्माण कैसे होगा। उन्होंने अलग से बोला कि नहीं, हम अपने बालकों के लिए विद्यालय प्रारंभ करेंगे। और अभी प्रधानाचार्य जी 1952 बताए थे, गोरखपुर में ही भाड़े के एक विद्यालय भवन में यह विद्यालय प्रारंभ हुआ। और आज भारत में सरकार के बाद सबसे अधिक विद्यालय विद्या भारती के पास है। अब हमारे भैया बहनों में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, हमारे अभिभावकों में परिवर्तन ही है। आप अपने से मूल्यांकन करें कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है विद्या भारती के माध्यम से। पहले आप किसी के घर में जाते तो घर में तस्वीर किसका होता था? फिल्मी दुनिया के जो अभिनेता और अभिनेत्री थे, लगभग सबके घरों में वही चित्र होता था। अभी सबके घर में किसके चित्र हैं? भगवान राम के चित्र हैं। अधिकांश घर में जो ये लगभग वे चित्र समाप्त हो गए हैं, अब महापुरुषों के चित्र हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले शादी वगैरह में जाते थे, पैंट शर्ट कोट पहन कर जाते थे, अब कुर्ता पैजामा अधिकांश लोग पहनने लगे। अभी की वर्तमान में कि शादी ब्याह को देखिए तो लोग कुर्ता पैजामा पहनना शान की बात मानने लगे हैं। लेकिन अभी और कुछ करना बाकी है। इंग्लैंड के एक इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है कि भारत में जो हो रहा था ना, यूरोप और अमेरिका में 200 साल पहले शुरू हुआ था। उनका नाम था अर्नाल्ड टायनवी, इतिहासकार थे। अब सोचिए अमेरिका कितना विकसित देश था, यूरोप कितना विकसित, इंग्लैंड कितना विकसित था। अभी 4-5 दिन पहले से व्हाट्सएप में घूम रहा है। अमेरिका के एक शहर है लॉस एंजल्स, वहाँ जंगल में आग लगा हुआ है। आग लगने के कारण हॉलीवुड वहाँ जल गया, वहाँ के अधिकतर एक्टर्स जल गए। जो अमेरिका सबको शासन, सबको रास्ता दिखाता है, आज उसके पास ऐसी तकनीक नहीं है कि वो आग पर नियंत्रण पा सके। आज वो भारत क्यों घूम रहा है? उसी इतिहासकार ने लिखा है, आने वाला समय
अभी का जो समय है वह मानवता के लिए सबसे संकट का समय है। ऐसा हुआ है अमेरिका, कल्पना कीजिए, और भारत की क्या स्थिति है। अभी 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, उस शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए जो अधिक दान देगा, जो अधिक पैसा देगा, वह राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा। आ रहा है। अभी तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक उनको दान मिल गया है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए। और भारत के प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण के बाद जो श्री राम मंदिर के निकले हुए में लगे हुए श्रमिक हैं उनका पैर धोते हैं, अपने जो सफाई कर्मी हैं उनके पास बैठते हैं, गांव में जो रहने वाला सामान्य व्यक्ति है उसके पास जाते हैं। इसलिए अर्नाल्ड टार्नोवी ने लिखा है, आने वाला सदी भारत का सदी है, यानी हिंदुत्व का सदी है। विद्या भारती का एक लक्ष्य है। सबके घर में यहाँ की डायरी जाती होगी, आप लोग होमवर्क देखते होंगे, तो डायरी में विद्या भारती का लक्ष्य दिया हुआ है, हमें इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास करना है, या इस तरह की युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो हिंदुत्व से ओतप्रोत हो। अब हिंदुत्व क्या है, उसी में आजकल चल रहा है। व्हाट्सएप में एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, वो भगवान को नहीं मानता था, भगवान कुछ नहीं है, और अपनी गाड़ी से जा रहा था। रास्ते में ही एक हिरन और उसके बच्चे रास्ते पर खड़े हैं। वो बहुत गाड़ी से वो हॉर्न मार रहा है, वो हिरनी रास्ता नहीं देती है, वो गाड़ी रोक देता है, और आगे जो उसका रास्ता है वो सुरंग से पार होता है। तो हिरनी उसकी गाड़ी पर चढ़कर उसके कांच को छूने लगती है अपने मुंह से। तब तक जो सुरंग, जिस पहाड़ के रास्ते सुरंग का जो रास्ता है, वहाँ पर पूरे पहाड़ का टुकड़ा भर भरा कर गिर जाता है। अब उस चालक को लगता है ये हिरनी नहीं है, भगवान के रूप में आए थे और हमको भगवान बचाए हैं। उसी में आगे बढ़ेंगे। एक टेम्पू वाला घूम रहा है, और जब उसको भाड़ा देते हैं तो पूछता है कि आपका उम्र क्या है। वह बताता है पैसेंजर कि मेरा उम्र से तुमको क्या मतलब है, मैं तुम्हारे टेम्पू में बैठा हूँ, भाड़ा लो। लेकिन नहीं, आप उम्र बताइए ना। तो बोला कि मेरा उम्र 70 वर्ष का है। तो बोला मैं आपसे भाड़ा नहीं लूँगा। अब उसको आश्चर्य लगता है, बोला तुम अपने बाल बच्चों को खिलाओगे कैसे। बोला कि नहीं, मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि जो 70 साल के अधिक उम्र लोग मेरे टेम्पो पर बैठेंगे मैं उनका भाड़ा नहीं लूँगा। यह भारत है। अब इस तरह का ट्रेंड्स अपने युवाओं में विकसित हो रहा है, हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जो प्रधानाचार्य ने विषय रखा, लेकिन प्रधानाचार्य का दो पैर है, दो हाथ है। एक तरफ इनके पैर को आचार्य लोग खींचते हैं, इनके हाथ पैर को आचार्य बंधु खींचते हैं, और एक पैर को भैया और अभिभावक लोग खींचते हैं। एक का जो हाथ है उसको प्रबंधकारिणी समिति बैठकर खींचती है, ऐसा नहीं किए, ऐसा नहीं किए। और एक तरफ जो प्रांतीय समिति है, विविध संगठन के लोग हैं, उनकी भी अपेक्षा प्रधानाचार्य से है। अभिभावक क्या चाहते हैं कि मेरे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास हो, मेरे भैया बहन आगे बढ़े, उनको सारा ज्ञान हो। अब प्रधानाचार्य अगर आचार्य की ओर घूमते हैं, आचार्य की ओर झुकाव है, आचार्य थोड़ा आराम करना चाहेंगे। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है कि थोड़ा हमको कम मेहनत करना पड़े, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। कोई सोचेगा, जब मानव है ना, तो मानवीय प्रवृत्ति है वो। अगर आचार्य जी भैया बहन की ओर घूमते हैं तो इनकी ओर खड़ा होना पड़ेगा। आप होमवर्क ठीक से नहीं जाते हैं, आपकी देखिए लिखावट जो है उसमें इतनी शुद्धि है, क्या पढ़ाते हैं, पढ़ कर नहीं आते हैं, तो आचार्य जी नाराज हो जाएंगे। अब आचार्य को खुश करना है तो भैया बहन की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। उधर समिति के लोग कहते हैं आप आजकल कड़ाई नहीं कर रहे हैं, आचार्यों को ढील दे दिए हैं,
आपका शुल्क समय पर नहीं आता है, क्या देंगे? अब वो आचार्य, उधर से प्रांतीय समिति कहती है कि प्रांत की ये योजना लागू नहीं हुई है। तो प्रधानाचार्य केंद्र बिंदु हैं, और इस केंद्र बिंदु के में रखकर ही अगर उनका संतुलन गड़बड़ाता है, किसी एक को के प्रति लिबरल होंगे, एक को खुश करेंगे, तीन पक्ष नाराज होगा। करते कैसे हैं? सबके सहयोग से, सबके साथ तालमेल बनकर करते हैं। अब हम प्रधानाचार्य माननीय सचिव जी इसे रख रहे थे शुल्क का। हमारे जीवन का मैंने बताया कि सबसे जो कीमती है हमारा संतान, हम उसकी चिंता करते हैं। यह सबका व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग कठिनाई है, अलग अलग परिवारों की अलग अलग कठिनाई है, अलग अलग आर्थिक समस्या है, लेकिन हमारे बच्चे के बारे में जो चिंतन कर रहा है उसके बारे में तो हमको चिंतन करना पड़ेगा। इसीलिए पहले भी पारिवारिक जीवन में, सब लोग परिवार चलाने वाले जी लोग हैं यहाँ बैठे हुए, अनेक कठिनाई आती है। इसीलिए अपनी कठिनाइयों में से काटकर भी हम अपने भैया बहनों को आचार्य से सुनना नहीं पड़े, आचार्य जी से टोके नहीं तो बहुत बुरा लगता है। अगर कोई भैया बहन को आचार्य जी कहते हैं तुम्हारा शुल्क बाकी नहीं है, और जाकर अपने घर में कहता है, तो वह स्थिति बहुत ही उस विद्यार्थी के लिए, उस भैया बहन के लिए दयनीय होता है कि सबके सामने हमको आचार्य जी ने ऐसा कहा है। वो अपने जाके माँ से रोता है, पिताजी से रोता है। तो इसके लिए हम सबों को तपस्या करनी पड़ती है, अपने साधन से कटौती करना पड़ता है, संसाधन जुटाना पड़ता है कि मेरा जो भैया बहन है उसका शुल्क समय पर चल जाए। और लेकिन इसके साथ ही विद्या भारती के विद्यालय चलाने के पीछे का भाव है, जो अर्नाल्ड जी ने कहा है कि विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसके लिए यहाँ जो बैठे हुए आचार्य जी हैं, भैया बहन हैं, समिति के लोग हैं, हम सबको भी अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज भैया बहनों के सामने आदर्श कुछ नहीं मिल रहा है। किसको आदर्श माने? यहाँ आचार्य जी कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, झूठ मत बोलो। घर में जब भैया बहन रहते हैं तो लगभग सबके घर में 2-2, 3-3 मोबाइल है। पति के पास अलग है, पत्नी के पास अलग है, पत्नी का पासवर्ड अलग है, पति का पासवर्ड अलग है, बेटा बेटी के पास अलग है। कोई किसी का पासवर्ड नहीं बताता है। पति अपने ऑफिस से आने के बाद या जो बेरोजगार करता हो, करने के बाद आने के बाद अपने मोबाइल में व्यस्त है, माँ अपने मोबाइल में व्यस्त है, सब लोग अलग। जो घर का जो संतान है, जो विद्यार्थी है, किससे अपनी बात कहे? उसके पास उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। माँ के पास समय नहीं है, पिताजी थके हुए आए हैं। अब आचार्य जी कहते हैं कि सच बोलो, सच बोलो। अब पिताजी भी फोन कराते हैं, हाँ कहाँ हो? पिताजी बैठे हुए घर में बेटा के सामने, तो बोलते अभी तो मैं था भरनाथपुर बाजार में हूँ। अब विद्यार्थी देखता है कि पिताजी सामने बैठे हैं, अब बोलते हैं कि मैं बाजार में हूँ, तो प्रधानाचार्य कह रहे कि सच बोलो, सही है कि पिताजी कह रहे वो सही है। यह आज विद्यार्थी के सामने बहुत बड़ा संकट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो जिस तरह से अभी परम पूज्य मोहन भागवत जी अपने सरसंचालक जी हैं, कुटुंब प्रबोधन का एक कार्यक्रम चल रहा था अभी, वहाँ उन्होंने माताओं से भेंट की और बोला अपने घर में एक मोबाइल का गैरेज बना सकते हैं क्या? रात में सब कोई अपना मोबाइल में जमा कर लीजिए, 3 घंटा घर में मोबाइल कोई नहीं छुएगा। तब जाकर हम अपने भैया बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। पहले भैया बहन जो सोते थे, सोते सोते नानी कहानी सुनाती थी, दादी कहानी सुनाती थी, माँ कहानी सुनाती थी। अब कोई को कहानी सुनाने वाला नहीं बचा है। हम कहानी पढ़ते नहीं।
तो उस कहानी सुनते सुनते उस व्यक्ति में, उस बालक में व्यक्ति का निर्माण होता था। यह एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। वह कहानी छोटी थी, कहानी छोटी थी। राजा राजा खुट्टा फार चलता था पहले, वो छोटा था लेकिन उसमें पूरा समाज बंधा हुआ था। हम ऐसा कर सकते हैं, तब जाकर हमारे बच्चों में दूसरा चीज़ और मैंने देखा है, अभी लगभग सबके घर में टेंट, मेरे घर में भी है। हम जब तक माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी दूसरे की शिकायत कमी नहीं बतिया लेती है, उसका दिनचर्या पूरा नहीं होता है। अब वह बालक किसी की बड़ाई करने सीखा नहीं है। यहाँ तक कि हम कहते कहते आचार्य के बारे में भी कहते हैं, अच्छा हम कल आचार्य से चल पूछते हैं, क्या करे वो। अगर आपके मन में अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उस बालक के मन में भी आपके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। अगर आप 200% अच्छा काम करते हैं, आप 100% जब अच्छा काम करेंगे, तब आपका बालक 10% मानेगा। 100 रुपये का काम आप करते हैं तो 10 रुपये का मानेगा, क्योंकि अच्छे काम में समय लगता है। हम जब दूध पिलाते हैं ना, या दूध पीते हैं, तो दूध का प्रभाव तुरंत नहीं शरीर पर पड़ता है। लेकिन जब शराब पी लेते हैं, शराब के पीने वाले लोगों को अनुभव होगा, गिलास रखते हैं उन पर नशा चढ़ जाता है। इसलिए इस भवन को बनाने में कितना समय लगा होगा, एक व्यक्ति के निर्माण में कितना समय लगता है, लेकिन कब उसमें गिरावट हो जाती है, कब गिरावट आ जाता है, हमको पता नहीं होता है। इसलिए हम पढ़ा रहे थे किसके लिए, तो हम पढ़ा रहे हैं, विद्या भारती का लक्ष्य है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, वनवासी बंधुओं के लिए। तब आज जब विद्यार्थी पढ़ने के बाद अपने नाना के बारे में उसके पास प्रेम नहीं है, अपने दादा दादी के बारे में वो नहीं जानता है, वो बड़ा होकर क्या करेगा। आज देश के अनेक IAS IPS जेल में सड़ रहे हैं। यहाँ गढ़वा जिले की एक DC थी, शायद यहाँ नहीं रही थी, पलामू में रही थी, पूजा सिंघल जेल में है, पलामू DC। उसके पति राहुल पुरवार गढ़वा में DC थे, शायद नगर उटारी विद्यालय में गए थे, यहाँ नहीं, वह शिशु मंदिर में पढ़े थे। अभी जैसे उन्होंने बताया, तो शिशु मंदिर में पढ़े हुए विद्यार्थी अभी जो चंद्रयान गया है, चंद्रयान के लॉन्चिंग में 14-15 ऐसे विद्यार्थी थे जो शिशु मंदिर से पढ़े लिखे हैं। यहाँ के भी थे, यहाँ के भी हैं, एक मिश्रा जी के थे। ठीक है, बहुत लोग हैं। तो हम किसके लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या उस व्यक्ति का निर्माण जो है जब यहाँ होगा, अपने पड़ोस में रहने वाले के बारे में सोच लेगा। इसलिए अभी सब लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं, आप हमको भी करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं पंच परिवर्तन, पंच प्रण भी कहते हैं। पंच क्या, सामाजिक समरसता, समरस है क्या, हमारे घर में जो दाई काम करने आती है, हमारे यहाँ जो हल जोतता होगा, उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है क्या, सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, हमारा ड्राइवर है, उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है क्या। मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मेरा जीवन तब चलेगा जब टमाटर मेरे घर में आएगा तब। सिर्फ टमाटर बेचने वाला भी उतना ही बड़ा है जितना सोने का गहना बेचने वाला है। यह भाव हमारे मन में आएगा। केवल सोने के गहनों से लत जाने से कुछ नहीं होगा। अगर दाल में नमक कम है तो गहना काम नहीं आएगा, नमक ही खोजिएगा। इसलिए समाज के सभी वर्ग के प्रति हमारे घर में समरसता का भाव जब आएगा, सम्मान का भाव आएगा, तो हमारे विद्यार्थियों में भी वह भाव आएगा। दूसरा है परिवार का कुटुंब प्रबोधन, यानी कुटुंब का भाव, परिवार का भाव आना चाहिए। कैसा भाव आना चाहिए? हम सबके साथ बैठकर भोजन करते हैं क्या? बड़े बड़े परिवारों में एक साथ लोग भोजन नहीं करते हैं। छोटा भाई अलग भोजन करता है अपनी पत्नी के साथ बैठकर, बड़ा भाई अलग करता है। अब वहीं से भोजन से ही घर अलग होना शुरू होता है, भोजन से घर का विभाजन शुरू होता है। इसीलिए एक साथ भोजन करिए
और अपने घर में दूसरे के प्रति जब आदर देंगे, उसको नाना के बारे में बताएंगे, मौसा के बारे में बताएंगे, मौसी के बारे में बताएंगे, तब उस वक्त एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और साथ में आता है स्व की भावना, उसका भाव हो गया है। स्व मतलब क्या होता है? स्वदेशी नहीं है, जो अपना है, अपने के प्रति श्रद्धा। अब कैसी श्रद्धा है? यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जो माँ बहन बैठी हुई हैं, उनको देखने पर कोई कहेगा कि हाँ भारत की माँ बैठी है। हमारे घर में जो शादी ब्याह होती है तो सब लोग चिंतन कीजिएगा एक बार, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनका पूरा बाही का कोट बनता है, बंद गंदे का कोट पहनते हैं, उनका शरीर कहीं दिखाई देता है। लेकिन हमारी बेटी, हमारी बहू कैसी कपड़ा पहनती है? पारदर्शी ब्लाउज, यहाँ पूरा दिखाई देता है, पीठ पीछे पूरा दिखाई देता है। नहीं, मेरी बेटी भी पहनती है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो देखिए, बंद गले का ब्लाउज हम क्यों नहीं विकसित कर सकते हैं? ऐसा हमारा पहनावा नहीं था। जो दर्जी इस तरह का कपड़ा बनाता आपके लिए, वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी को इसे पहनने के लिए नहीं देता है। तो अपने पहनावा के प्रति स्वाभिमान का भाव होना चाहिए। मैंने इस विषय को इसलिए कहा, अपनी भाषा के प्रति, बोली के प्रति, हमारे घर में शुद्ध हिंदी बोला जाए, संस्कृत बोला जाए, हम भोजन मंत्र करें। अब बताइए, अभी जो परंपरा है, लगभग लोग घर में जलपान बनाना भूल गए हैं। आपके घर में कोई जाएगा तो तुरंत होटल से मिक्सचर बिस्कुट बना कर दे देते हैं, हलवा बनाना भूल गए हैं। बिस्कुट खाना स्वाभिमान की बात है, लेकिन टिकरी खाना, निमकी खाना बेइज्जती की बात है क्या? अपने भोजन के प्रति स्वाभिमान नहीं है। इसलिए अपने घर में, अपने घर से बना हुआ व्यंजन, अपने घर से बना हुआ अचार, अपने घर का बना हुआ सब कुछ, इससे स्वाभिमान का बोध होता है, स्व का बोध होता है। और इसके साथ में अपने पर्यावरण की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। हम बिना प्लास्टिक के रह सकते हैं क्या? हम पानी बर्बाद करते हैं। आज सबको मालूम है, इसी टाउनशिप में आप रेलवे साइडिंग से आते हैं तो रेलवे साइडिंग में 12 महीने कीचड़ रहता था, सबको मालूम है। पानी सूखता नहीं था। आज लगभग कुआं समाप्त हो गया है। हमारे नाती को, आपके नाती बेटा जो है, अपने नाती बेटा को बताया कि कुआं होता था। कुआं नहीं रहा, हर जगह तो बोरिंग दिख रहा है। कुआं समाप्त है, तालाब समाप्त है, गाय समाप्त होने वाली है। दूध उजला होता था, दूध पिया जाता था, हम गाय नहीं रखते हैं, दूध खोजते हैं। इसलिए अपने स्व का बोध, पर्यावरण का बोध होना चाहिए। और हम सबका एक कर्तव्य है, नागरिक शास्त्र में नागरिक का अधिकार पढ़ना है। नागरिक का अधिकार, कर्तव्य का पालन नहीं सिखाया गया है। हम कर्तव्य का भी पालन करें, बड़े बूढ़ों का आदर करना सीखें। कौन से किताब में बताया जाए? कोई नियम नहीं है। परिवार चलाने का कोई नियम नहीं है। कभी कभी टेलीविज़न में वैसे एंकर परिवार चलाने के बारे में बताती है जिसका स्वयं का परिवार नहीं है। जिन्होंने शादी नहीं किया है वो बताते हैं कि कैसे घर में व्यवहार करना चाहिए। इसलिए अपने भैया बहनों को, अपने बालकों को रामचरितमानस में जो वर्णित पात्र हैं उनका जीवनी सुनाइए, महापुरुषों का जीवनी सुनाइए, पढ़िए। कल मैं अपने घर से ही एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। मेरे घर के सभी बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़े हैं, मेरी बेटी भी पढ़ी है। मैंने अपने गुरु बाबा को बुलाया था, बेटी ने एक प्रश्न किया, पता नहीं मुझे चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबके साथ जुड़ा हुआ है कि बाबा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जिस दिन पर्व त्यौहार आता है हम दोनों पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है, क्यों? एक मुझे खुशी लगा कि हिम्मत करके पूछी। आज
प्रत्येक बेटी में और बेटा में सहनशीलता का भाव हो गया है, समर्पण भाव का भाव होता है। आज परिवार चलता है समर्पण भाव से। मैंने बाबा जी के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटी को कहा कि बेटी, परिवार तर्क से नहीं चलता है, इसलिए अपने घर में अनावश्यक तर्क को रोकना चाहिए। पति, मैं बड़ा हूँ कि मेरा पति बड़ा है, पति सोचता है कि मैं बड़ा हूँ कि पत्नी बड़ी है, इस भाव को छोड़कर समर्पण भाव से गाड़ी के एक पहिए के रूप में दोनों पहिया बराबर है, दोनों का समान महत्व है। ऐसा आदर्श जीवन जब बालक अपने माँ पिताजी चाचा चाची नाना नानी का देखते हैं, तब वे बालक बड़े होते हैं और उनके सामने भगवान राम का आदर्श है, माता सीता का आदर्श है। और इसके अभाव में इतना सुसाइड करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कोटा में जाकर सुसाइड करते हैं, इंजीनियरिंग कोचिंग में करते हैं, मेडिकल कोचिंग में, और शादी के 2 साल बाद सुसाइड करने की प्रवृत्ति अभी बढ़ी है। आप अखबारों में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ इसके लिए बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं वो इंजीनियर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो अधिकारी बन जाए, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं हमारा बालक, हमारी बालिका बड़ी होकर मानवता के बारे में सोच सके, अपने राष्ट्र के बारे में सोच सके, अपने गांव के बारे में सोच सके। ऐसा बालक का हम निर्माण कर पाते हैं, तब तो ये विद्या भारती योजना में हम सबों का पढ़ाना सार्थक होगा। हम से भी एक साधक हैं, यहाँ जो बैठे हुए माँ पिताजी हैं वे भी साधना कर रहे हैं अपने बच्चे को अच्छे नागरिक बनाने में। इसलिए हमारा बेटा हमारा नंबर के पीछे नहीं भागे, हमारा नंबर कम आ गया, अधिक आ गया। एक और उदाहरण जोड़ देता हूँ, पत्रातु थर्मल में प्रधानाचार्य था, वहाँ की माँ डायरी जांच करती थी, आज आचार्य जी क्या दिए हैं, अब मेरा बेटा बनाया कि नहीं। अब माँ में प्रतिस्पर्धा होती थी, आपका बेटा कितना नंबर लाया, आपका बेटा कितना नंबर लाया। 7 बजे के बाद गेट बंद हो जाता था, मेरे घर में कोई नहीं आएगा, हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है। यह भी एक साधना है। तो कठिन समय में अभी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ AI का समय आया है, कंप्यूटर का समय आया है। आधुनिक बनने के साथ साथ हमारे बच्चे संस्कारवान हो, परिवार के लिए जीवित हो, राष्ट्र के लिए जीवित हो, यह भी आवश्यकता। इसी की पूर्ति में विद्या भारती